नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी कुंवारी विधवा, जिसे लिखा है सुधांकर राजेंद्र जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। यदि आपको कहानी में कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परीक्षा का समय आते ही शरद जाने की तैयारियां करने लगा। 4 महीने के लिए वह जा रहा था। बावली का मन टूटने सा होने लगा। उदास स्वर में उसने पूछा, कब तक लौटेंगे? परीक्षा खत्म होते ही आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो काफी देर है। कहकर बावली खामोश हो गई। पलकें पसीज उठी। शरद ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, तेरी यह गमगीन सूरत अच्छी नहीं लगती। बावली तब भी मौन थी। कहो तो जाऊं ही नहीं, हार में जाए परीक्षा। और इस बार बावली की डबडबाई आंखें मुस्कुराने लगी। शरद ने उसकी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लिया और फिर हौले से दबाया और सीढ़ियां उतर गया। बावली रेलिंग पर जा खड़ी हुई और तांगे को जाती देखती रही। शरद हाथ हिला रहा था। उत्तर में बावली ने भी हाथ हिलाया और जब तांगा आंखों से ओझल हो गया तो उसकी आंखें फिर से नम हो गई। शाम को जब चाय लेकर मामा को देने गई तो बावली ने देखा कि आज मामा मामी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तभी मामी ने उसे पुकारा, क्या बात है मामी, क्या हुआ? पहले मुंह मीठा कर, भगवान का प्रसाद है, बाकी सब बातें बाद में होती रहेगी। बावली ने प्रसाद लेकर मुंह के अंदर डाल दिया, फिर पूछा, किस खुशी में यह प्रसाद दे रही हो मामी? पर मामी थी कि मुस्कुराए ही जा रही थी। बताओ ना, अब तू ही बता, कोई जवान लड़की कब तक घर में बैठी रहेगी? तेरी सगाई हो रही है। सगाई? मैं समझी नहीं मामी, आप क्या कह रहे हो? हाँ बेटी, लड़का खानदानी और पढ़ा लिखा है। तू बहुत बड़े घर की बहू बनेगी। मामा बीच में बोले। क्या? और बावली को लगा कि किसी ने उसे ऊपर से अचानक धकेल दिया हो और वह चोट खाकर तड़पने लगी हो। मामा पर बहुत कर्ज था और कर्जदार के बेटे से उसकी सगाई पक्की कर दी गई। उसका तो सर ही चकराने लगा। एक ही क्षण में उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मन में अनेक विचार आने जाने लगे। तो क्या वह शरद को भुला देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखें डबडबा आई। बावली ने अपने को संयत कर दृढ़ता से कहा, मामा मैं यह शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं शादी करना ही नहीं चाहती। तो क्या कुंवारी ही रहेगी? मैंने कह दिया ना मामा, मुझे शादी नहीं करनी है। बस बस, हर लड़की शादी से पहले यही कहा करती है। मामा बोलकर जा चुके थे। बावली के चेहरे पर क्रोध की शिकन थी और मन रो रहा था। बावली विरोध ही करती रह गई। उसकी भावनाएं चोट खाकर तड़प उठी। व्यर्थ की व्याकुलता असंभव को संभव बनाने का प्रयास करने लगी। और इसी उधेड़बुन में उसके दरवाजे पर बारात आई और वह ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही उसे पता चला कि उसका पति क्षय रोगी है, तो उसकी तो आंखों के आगे अंधेरा ही छाने लगा। शादी के दिन ही उसके पति का रोग बढ़ गया और अगले ही दिन हवा पानी बदलने और इलाज के लिए उसे ले जाया गया। फिर कुछ दिन में पति की मृत्यु का तार मिला। घर में कोहराम मच गया। किसी ने झट उसकी मांग के सिंदूर को पोंछ दिया। चूड़ियां फोड़ दी गई। वह पति का मुंह देख भी नहीं पाई थी कि क्या हो गया। उजड़ा सुहाग लेकर वह अपने मामा के घर आ गई थी। वह किसी से बोलती नहीं, ना खाने की चिंता ना सोने की। कब रात हुई कब सवेरा, उसे कुछ पता ही नहीं। इसी तरह 3-4 माह बीत गए। शरद कल आने वाला है। रेलिंग पर खड़ी वह धूप को देख रही थी। धूप भागती चली जा रही थी और एक मटमैली धुंधली सांझ छोड़कर चली गई। अंधेरा बढ़ने लगा और रात गहरी होती चली गई। बावली ने एक दीर्घ सांस छोड़ी। नियति की अवहेलनाओं ने उसे तोड़कर रख दिया था। सारा उत्साह, सारी सहनशीलता उसके अंदर से इस तरह निकल गई जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकल जाती है। इस 3-4 महीने के भीतर जिंदगी भी मटमैली सांझ की तरह धुंधली होकर अंधकार के गर्द में डूब गई, जहां सवेरा होने की उम्मीद तक टूट चुकी थी। उस दिन बरसात की शाम को पहाड़ी घाटियों में
निर्जन प्रदेश में उसने शरद के सीने पर सिर रखकर वचन दिया था, मैं तुम्हारी हूँ शरद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर वह अपने वचन का पालन कहाँ कर पाई। शरद जब सुनेगा कि मैं विधवा हूँ तो वह झट से विश्वास कर लेगा क्या? वह यह सब सुन सकेगा क्या? उस पर क्या बीतेगी? वह पागल नहीं हो उठेगा? मुझे झकझोर कर पूछेगा नहीं कि यह सच है क्या? तब वह क्या जवाब देगी? कैसे समझाएगी उसे? उसकी मजबूरियों को सुनकर वह माफ करेगा क्या? अनजान और बेकसूर शरद के साथ कितना बड़ा छल है। अब उसमें इतना साहस भी कहाँ रह गया कि वह शरद के सामने जाकर बातें करे। शरद के आने से पहले ही वह मर क्यों ना गई। बचपन में ही उस पर से माँ बाप का साया उठ गया और तब वह मामा के यहाँ रहने लग गई थी। 16 साल की उम्र तक किसी प्रकार उसने इंटरमीडिएट कर लिया था। फिर एक दिन शरद आया। मामा के किसी परिचित का बेटा था और ऊपर वाले कमरे में रहता था। अंग्रेजी में पीएचडी करने के उद्देश्य से यहाँ स्टडी कर रहा था। लेकिन उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि इतनी हिल मिल गई जैसे बहुत पहले से परिचित हो। शरद के व्यक्तित्व से वह बड़ी प्रभावित थी और उसका बातचीत का ढंग कुछ ऐसा था कि सुनते रहने का ही जी करता था। मामा ने शरद का परिचय कराया था और मामा के चले जाने के बाद भी वह हंसता सा बावली को देखता ही रह गया था। शर्म से बावली की नजरें झुक गई और आंचल का कोर उंगलियों में लपेटते लपेटते वह चुपके से वहां से खिसक गई थी। बावली सचमुच की बावली हो गई थी। बावले नयन किसी को ढूंढते रहते, कल्पनाओं में डूब जाती, पलकें ढकने लग जाती और अपने आप ही मुस्कुराने लगती। एक बार शरद की चिट्ठी लेकर वह उसके कमरे में उसे देने गई। उस समय शरद सीने पर किताब रखे सोया था। बावली एक क्षण के लिए ठिठकी, फिर शरद की उंगलियों को झटके से हिला दिया, पर वह नहीं जागा। बावली ने दोबारा उसकी उंगलियों को पकड़कर ज्यों ही हिलाया, शरद ने आंखें खोल दी और उसकी तर्जनी के पोर को पकड़ लिया। वह शरद पर झुकी रही, आंचल कंधे से हटकर नीचे खिसक गया। बावली ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वह शरद के पास ही बैठ गई थी और कुछ ही क्षण बाद उसका सिर शरद की छाती पर था और शरद की उंगलियां उसके इर्द गिर्द दौड़ रही थी। तब एक दिन शाम को घूमने के इरादे से वह शरद के साथ पहाड़ी घाटियों में गई थी। इतना सुहावना मौसम था। उस समय कहाँ मालूम था कि आज का यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। आज का दिन खुशियों का आखिरी दिन था। अनेक कल्पनाएं की थी उस दिन, पर सब बालू की भीति की तरह ढहती चली गई। अतीत की स्मृतियां शूल की तरह चुभती रहती थी। वह फफक पड़ी और आंखें पोंछते पोंछते रेलिंग पर जा खड़ी हुई। बरसात के दिनों में आज भी सुबह से पानी पड़ रहा था। शाम को आसमान साफ हुआ था। हवा में अब भी थोड़ी सी ठंडक थी। वृक्षों के पत्ते हवा में हिलते और पत्तों पर जमा पानी झर-झर कर नीचे गिरता। बिजली के तारों पर थमी वर्षा की बूंदें हल्की-हल्की धूप में मोती सी चमक रही थी। जहां-जहां तारों पर बैठे पक्षी अपने पंखों पर से पानी झाड़ रहे थे। कभी कोई गौरैया आकर बैठती तो कभी कोई उड़ जाती। और बावली बावली शून्य में दृष्टि गड़ाए दार्शनिक की भांति किन्हीं गुत्थियों में उलझी थी। जब वर्तमान में लौटी तो उसकी दृष्टि तारों पर थमी वर्षा की बूंदों पर आकर थम गई। हवा का एक झोंका आया और कुछ बूंदें नीचे टपक पड़ी। एकाएक बावली के हाथ अपनी आंखों पर चले गए। उसके हाथ में कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा था। वह बार बार उसे देखती और फिर उसके चेहरे पर भय और चिंता की रेखाएं उभर पड़ती। वह रह रहकर कांप उठती। चेहरे का रंग उड़ने उड़ने सा हो जाता। आंखें छलछला उठती, फिर आंचल से उसे पोंछ लेती। अंधेरा बढ़ने लगा था और आसमान में तारे छिटक आए थे। बावली ने पड़ोस की एक झोपड़ी में टिमटिमाते हुए दीपक को देखा। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे सारे दुख दर्द को बांट देने के लिए तड़प रही हो। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर उसने तुलसी जी को पानी दिया और हाथ जोड़े आंखें मूंदे रही। पूजन के बाद गीले कपड़ों की रस्सी पर सुखाने के लिए डालने लगी, तब भी उसकी नजर दरवाजे पर मुस्कुराते हुए शरद पर पड़ी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और उदासी दोनों साथ साथ छा गई। होठों पर हंसी फूट पड़ी, किंतु उसी क्षण उस पर गहरी उदासी छा गई।
वह केवल साड़ी लपेटे थी। रस्सी से लटकती साड़ी की ओट में हो गई। शरद अंदर आ चुका था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के पास रुक गया था। मामा मामी कहाँ गए? मामी मैके गई है और मामा सवेरे ही जरूरी काम से बाहर निकल गए। 3-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद शरद रुक गया और बावली से कहा, मैंने आज सुबह से एक भी चाय नहीं ली। अगर तुम बना दो तो। बावली सुनकर चुप रही। शरद ऊपर चला गया और जब बावली चाय लेकर शरद के पास गई, बाहर देखने लगी। चाय पीता हुआ शरद एकटक बावली को देख रहा था। सफेद वस्त्रों में वह धुली धुली सी लगती थी। लंबे बाल नितंब तक लटक रहे थे। उसने एक अंगड़ाई लेकर सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगा। बावली को खामोश देखकर उसने पूछा, बहुत नाराज दिख रही हो, क्या हुआ? बावली मौन थी। हर पहला प्रेम गहरा होता है और एक दूसरे से पल भर की दूरी असहनीय हो उठती है। पर जानती हो बावली, ये 4 महीने कैसे कटे हैं? हर वक्त लगता तुम मेरी नजरों के सामने खड़ी हो जाती हो। मैं उस छाया को अपलक देखता रहता और उस पहाड़ी घाटियों के निर्जन प्रदेश में, जब हम तुम अकेले थे, चारों ओर खामोशी थी और तुम मेरे पास थी। यह सब दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगते। सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसने शेष जली सिगरेट को एशट्रे में डाल दिया और फिर पीठ के पीछे तकिया रखकर बैठ गया। आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई थी। कुछ क्षणों के बाद बोला, एग्जामिनेशन खत्म होते ही मुझे माँ ने कहा था, तेरे लिए एक सुंदर लड़की देखी है, जल्दी ही तेरी शादी कर दूंगी ताकि बहू का मुंह देख सकूं। मेरे पिताजी ने सब बात पक्की कर ली है। यह कहते कहते रुक गया। बावली थोड़ी सी हिली, जैसे दीपक की लौ कांप गई हो। फिर शरद ने बताया, पर बावली, मैंने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। घर में सभी लोग बेहद नाराज हो उठे। माँ ने मनाने की कोशिश की। पिताजी का दिया गया वचन मेरी मनाही से टूट गया था और पिताजी ने गुस्से में आकर मेरा अपमान किया और घर से निकल जाने की धमकी दी और उसी रात हमेशा के लिए घर से निकल गया। बावली ने इस बार बड़ी लंबी सांस ली। बावली, मैंने केवल और केवल तुम्ही से प्यार किया है। यह मेरा सौभाग्य ही तो है कि तुम जैसी लड़की मेरे निकट आई। फिर मैं अपने प्रेम को, अपने प्यार को कैसे कलंकित कर देता। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है और प्यार किया है। फिर मैं इतना हृदयहीन तो नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ छल करूं, तुम्हें धोखा दूं। आरंभ से अभाव और अपेक्षा की गोद में पले रहने से मेरा हृदय इतना संवेदनशील हो गया है कि थोड़ी आत्मीयता मिलते ही मैं उसे प्राप्त कर लेने के लिए उतावला हो उठता हूँ। तुमसे जो स्नेह मिला है बावली, उसे कैसे भुला देता। फिर सामने शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के अलावा मेरे पास कोई चारा ना रह गया था। शरद बिस्तर से उठकर बावली के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके काले लंबे घने बालों को अपने हाथ में लेकर बोला, सच बावली, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और भावावेश में उसने बावली को घुमाकर अपने अंक में भर लिया। किंतु वह चौंक पड़ा। बावली की आंखें आंसुओं से तर थी। तुम रो रही हो? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बावली। तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। शरद ने उसे और जोर से अपने से चिपका लिया, पर बावली अपने को छुड़ाकर अलग हो गई। आंसुओं के बीच उसकी टूटी फूटी वाणी से निकला, मुझसे अलग रहो शरद, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं विधवा हूँ। ये क्या बात कर रही हो? क्या हो गया है बावली तुम्हें आज? मैंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया। इतना बड़ा अपराध जो माफ नहीं किया जा सकता। मुझे भूल जाओ शरद, और किसी और से शादी कर लो। बावली जोर से फपक पड़ी। शरद चकित था। वह बावली की ओर बढ़ा, पर बावली पीछे हट गई। नहीं नहीं शरद, एक विधवा के अंदर सोई हुई भावनाओं को मत उभारो, यह पाप है। बावली, यह कैसा मजाक है? अब शरद थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, मुझे देखो शरद, गौर से देखो। क्या अब भी मैं तुम्हारी वही बावली दिखती हूँ? ये मेरे वस्त्र, ये सूने हाथ, क्या कोई युवती इस तरह रह सकती है? और फिर बावली ने एक ही सांस में शरद को सब कुछ बता दिया। बावली, शरद बड़े जोर से चीखा। वह कांपने लगा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखों से सोते फूट पड़े। बोलना चाह कर भी वह ना बोल पाया और वह गिर गया। बावली सिसकती रही।
आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी और इस बाढ़ में सब कुछ बहा जा रहा था। दरवाजे पर सिर रखे रोती रोती बोली, माफ कर दो शरद, तुम्हारे जाते ही मैं लुट गई। मैं विवश थी शरद, मैं सच बोल रही हूँ। बावली ने घूम कर देखा। शरद की 10 उंगलियां उसके चेहरे पर कांप रही थी। एक ही क्षण में क्या से क्या हो गया और वह सिसकती शरद को देखती रह गई। इस बार शरद बावली को एकटक देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासी और पीड़ा की घनीभूत छाया थी। बावली से देखा नहीं गया। उसने अपनी हथेलियों में मुंह को छिपा लिया और तेजी से कमरे से बाहर हो गई। कुछ दिन बीत गए, पर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों की नजरें टकरा जाती तो अपने आप ही झुक जाती। शरद का मर्माहत दिल फट पड़ता और बावली की आंखें शरद को देखते ही उमड़ पड़ती और दूसरी तरफ आंखें पोंछ लेती। हर वक्त खामोशी सी छाई रहती। और एक रात भयानक आंधी आई। मूसलाधार वर्षा होने लगी। बादल कड़क उठते, बिजली चमक उठती। तब बादल इतने जोर से गरजते मानो प्रलय होने वाला है। बावली पड़ी पड़ी स्मृतियों में खोई थी। तभी शरद के कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसे लगा यह भ्रम है, किंतु मन नहीं माना। कुछ देर बाद उठी और शरद के कमरे में जाकर देखा। कमरा खाली था और दरवाजा दरवाजा खुला पड़ा था। वह तेजी से नीचे भागी। घर का दरवाजा भी खुला था और बावली का दिल धक से रह गया। बावली इस आंधी तूफान में दौड़ने लगी और कुछ दूर जाने के बाद अचानक बिजली की चमक में उसने शरद को देखा। रुक जाओ शरद, वह चिल्लाई। एक क्षण के लिए छाया के पांव ठिठ गए और फिर आगे बढ़ते चले गए। बावली दौड़ती रही छाया के पीछे, पर छाया बढ़ती जा रही थी। बावली गिर पड़ी। वह चीख कर उठी, रुक जाओ शरद, शरद रुक जाओ। पर प्रत्युत्तर आया, बावली अब तुम कुंवारी नहीं हो, विधवा हो, विधवा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।